पहला सवाल है, कह रही कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा हिंदी दिवस तो साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यानी कि विद्याधन आलय, ये विद्यालय शब्द बनेगा, यानी कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद विद्याधन आलय हो जाएगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है। देखिए यहां पर है बड़ा आ और यहां पर है बड़ा आ, तो बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, यानी कि इसमें तो साथियों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो कैसे करोगे मुझे बताइए। देखिए सार्थक शब्द आएगा, दय कोई शब्द नहीं होगा। मैं कहूंगा सूर्य और उदय ये दोनों सार्थक शब्द हैं, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है मुझे बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? रति है। आप लोगों को बहुत तेजी के साथ साथियों जवाब देते जाना है। कह रहे कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो अकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है अकिंचन कहलाता है वो। उसके बाद देखिए आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। आधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। मैं कहूंगा आधोपांत उसको कहा जाता है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द। वर्णमाला किसे कहते हैं साथियों मुझे बताइए। शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहा जाता है, या व्यवस्थित वर्णों के समूह को कहा जाता है। मैं कहूंगा अगर व्यवस्थित वर्णों का समूह है तो उसी को वर्णमाला कहा जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से स्वर नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए स्वर। देखिए छोटा आ स्वर है, छोटा ऊ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन बा की अगर बात करें ये तो एक व्यंजन है, स्वर थोड़ी ना, ये तो व्यंजन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भौम का विशेष क्या होगा मुझे बताइए। तो भौम का विशेष क्या हो जाएगा साथियों? भूमि हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर के साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर अब शुरू हो चुके हैं। इन सवालों को देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। करके प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये देखिए मान लीजिए कोई प्राचीन इमारत बनी है, यानी कि ये इमारत की विशेषता बता रही है शब्द, यानी कि उसका गुण बता रहा है, उसकी संख्या थोड़ी ना परिमाण ना सार्वनामिक है। तो मैं कहूंगा उसका गुण बता रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, मैं कहूंगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि संघ राष्ट्र के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं? बहुत ध्यान से देखिए साथियों, क्या पूछा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि संघ राष्ट्र के निम्नलिखित उद्देश्य जो है इनमें से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दे देना यह उद्देश्य है। विश्व में शांति सुरक्षा को कायम रखना यह भी उद्देश्य है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करने ना, ये थोड़ी ना उद्देश्य होगा साथियों। शास्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना यह भी उद्देश्य है। तो मैं कहूंगा कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए करके सिद्धार्थ ने किस धर्म को अपनाया था? तो मैं कहूंगा सिद्धार्थ की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? मैं कहूंगा बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए करके किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो यहां पर साथियों स्पेन का जो गृह युद्ध है ना, इसको द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। करके स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों देखिए अब आपके पास समय बहुत कम है, यानी कि 13 जुलाई में बहुत ज्यादा दिन नहीं बाकी है। तो आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में आए, बाकी इधर उधर का कुछ आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए साथियों यहां पर टारगेट सिलेक्शन के द्वारा जितनी भी क्लासेस आपको दी जाए, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, उन सभी चीजों को साथियों आप पढ़िए और अपने पेपर को क्रैक करिए। ठीक है ना? चलिए, तो कह रहे कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो मैं कहूंगा खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि जिसमें नहीं लगा होता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय,
एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था? बिल्कुल। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली थी साथियों? बिल्कुल। सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार की स्थापना हुई थी? बिल्कुल, यह परिणाम था। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, तो इंग्लैंड में कई जल्द सुधार मतलब नहीं लागू हुए थे, नहीं हुए थे, तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो मैं कहूंगा साथियों 1929 में, 1931 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग दिया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करके इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो मुझे बताइए साथियों फटाफट आपका आंसर क्या हो सकता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है साथियों? सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें साथियों महान साम्राज्यों का अंत हुआ था? बिल्कुल। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? ऐसा तो नहीं हुआ था। अधिनायकवाद का उदय हुआ था? हाँ। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? बिल्कुल। तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर है। कह रहे कि विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? मुझे बताइए। तो ये तो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि उपकरण जो वायु दाब मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुझे बताइए। तो वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है साथियों? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। और वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको ओजोन मंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल कह रहे कि सरदार सरोवर बांध ये कौन सी नदी पर है? तो मैं कहूंगा ये तो नर्मदा नदी पर है। कहां पर है साथियों सरदार सरोवर बांध? नर्मदा नदी पर है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रतिशत कितनी होती है? कितने प्रतिशत में होता है साथियों? ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं 0.03% इतनी होती है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए करके प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो किस दिशा में साथियों ये जाती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में जाती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको साथियों आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। और अगला देखिए कह रहे कि वो जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा साथियों इंपॉर्टेंट है। चलिए कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है उन नदियों को, वो नदी साथियों इनमें से कौन सी है? माही, चंबल, तापी या नर्मदा? मैं कहूंगा चंबल नदी है वो। क्या वो नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है वो चंबल नदी है। और कह रहे हैं कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या है? तो वो साथियों सापेक्ष आर्द्रता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह के प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको साथियों पेंजिया कहा जाता था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत जो विन्यास है ना साथियों, उसको क्या कहा जाता है? सियाल, सीमा, निफे? बिल्कुल सही साथियों, सियाल, सीमा, निफे ही उसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो साथियों मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश आपका यहां पर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पंचशील का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो 1955 आपको लगा देना है, क्योंकि पंचशील का सिद्धांत 1955 में ही दिया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को ही साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखित है? तो ये तो साथियों तुलसीदास के द्वारा लिखित है रामचरितमानस। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय रुपए का नया प्रतीक आर, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसे करके हो जाता
तो और अच्छा लगता। तो भारतीय रुपए का नया प्रतीक है ऐसे करके ये किसने तैयार किया? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो डी उदय कुमार के द्वारा साथियों इस प्रतीक को तैयार किया गया, इसको डिजाइन किया गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि फूलों की घाटी ये कहां पर स्थित है बताइए? तो फूलों की घाटी साथियों उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अमजद अली खान की अगर बात करें तो ये तो साथियों सरोद वादक हैं। कौन है? सरोद वादक हैं, सरोद बजाया करते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है मुझे बताइए? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं, मदर टेरेसा, जगदीश चंद्र बोस या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका जवाब यहां पर हेनरी ड्यूनेंट के साथ जाएगा क्योंकि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक यही हैं। उसके बाद देखिए करेंगे जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, तो अपने साथ ले जाती हैं, ऊर्जा ले जाती है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैं कहूंगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। करके प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा साथियों एक तरीके से पूछा जा रहा है किस घटना का परिणाम है? तो ये स्टाम्प एक्ट का परिणाम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहां पर हुआ था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये कहां पर हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या चटगांव? तो साथियों आपका जवाब अमृतसर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या धर्मपंथी राष्ट्र या तानाशाह वाला या राजतंत्र वाला? तो मैं कहूंगा भारत तो साथियों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी मुझे बताइए? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी साथियों? जयप्रकाश नारायण ने ही प्रस्तावित की थी। उसके बाद देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? राजीव गांधी जब उस समय प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने ही साथियों राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। अगला सवाल है कह रहे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है मुझे बताइए? तो इनमें से अगर बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है? लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, ये किसने कहा था? तो ये कथन की अगर बात करें, ये कथन तो साथियों अब्राहम लिंकन का था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि संघवाद का क्या अर्थ है मुझे बताइए? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण को कहते हैं संघवाद, या सत्ता के केंद्रीकरण को कहते हैं, या सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों का होना? नहीं साथियों, अधिकार तंत्र के पास नहीं साथियों। मैं कहूंगा संघ और राज्य के बीच सत्ता के विकेंद्रीकरण को ही साथियों संघवाद कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो किसके साथ साथ ये संबंधित नहीं थे? ये एक तरीके से अगर बात करें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ संबंधित थे, बौद्ध धर्म से भी संबंधित रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी इनका योगदान रहा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके महिलाओं के मत अधिकार से संबंधित मत अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? तो किस देश में चलाया गया साथियों? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए करके पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 7 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या एक तरीके से बात करें 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए? तो मैं कहूंगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज्य एक तरीके से अगर बात करें रॉब्सपियर के शासनकाल को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में साथियों हस्ताक्षर किया गया था गांधी इरविन समझौते पर। उसके बाद देखिए करके कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो कौन कौन सदस्य थे? जापान था, जर्मनी था, इटली था, लेकिन चीन नहीं था तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके संयुक्त राष्ट्र करके संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है मुझे बताइए? इनमें से कौन साथियों राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए सभा है, परिषद है
और सचिवालय है, विश्व स्वास्थ्य संघ है, मैं कहूंगा विश्व स्वास्थ्य संघ साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कहा आपसे जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहां तैयार हुआ है? तो साथियों ये तो सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी तो साथियों 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी बहुत बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है। और उसके बाद देखिए करके कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी घटना विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दूसरे वाले? तो साथियों औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और राष्ट्रसंघ का गठन। तो साथियों ये एक तरीके से परिणाम नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, करके औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो किस नेता के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं साथियों चूड़ामन नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके पेशावर ए काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे? तो ये साथियों खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये फर वनस्पति जो है ये अल्पाइन वनों से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके नाथुला दर्रा ये कहां पर है? तो नाथुला दर्रा कहां पर है साथियों? क्या सिक्किम में है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये तो सिक्किम में है साथियों नाथुला दर्रा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं होते हैं वो कौन से हैं मुझे बताइए। तो वो साथियों अकेसिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर करके नदी जो बिहार का शोक कहलाई जाती है। देखिए 81 से हम लोग देखेंगे मैथ के सवाल और 91 से लगभग हम लोग देखेंगे साथियों इंग्लिश के सवाल। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है। और चंद्रमा की घूर्ण अवधि कितनी है? तो मैं कहूंगा 28 दिन है साथियों। चंद्रमा की घूर्ण अवधि कितनी है? 28 दिन है। उसके बाद देखिए करके तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण उत्तर पूर्व मानसून है। उत्तर पूर्व मानसून आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैं कहूंगा गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला देखिए कह रहे वो वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करें ये 1992 में साथियों आयोजित किया गया था। अगला देखिए कह रहे कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 18 है लगभग। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है? तो मैं कहूंगा वो कौन सा राज्य है? तो वो ओडिशा है। यानी कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और भारतीय राज्य जिसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो साथियों कर्क रेखा मिजोरम से, त्रिपुरा से, झारखंड से होकर गुजरती है लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं वो कौन से हैं साथियों? अक्षांश करते हैं, समुद्र से दूरी करती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति करती है लेकिन परिभ्रमण गति नहीं करती है, जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपका जवाब क्या हो सकता है बताइए। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में? तो मैं कहूंगा तृतीय व्यावसायिक वर्ग में। क्या? तृतीय व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता तृतीय नंबर पर रही है, दूसरी सबसे ज्यादा रही है। कह रहे कि कहां 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो यहां पर अगर बात करें तो भुवनेश्वर आपका जवाब हो जाएगा। तो साथियों आप करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आएंगे सारे सवाल। ऐसा नहीं कि सवाल ना आए लेकिन नंबरिंग में थोड़ा सा हो सकता हो दिक्कत हो गई हो या क्वेश्चन ज्यादा हो गए हो। ठीक है आएंगे सारे सवाल। कह रहे कि भारतीय वायुसेना के अभी हाल फिलहाल में जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम नर्मदेश्वर तिवारी है। क्या साथियों? नर्मदेश्वर तिवारी कौन बने? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो रम्माण उत्सव है ये मनाया जाता है तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? मैं कहूंगा ये तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्या? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है साथियों। जो रम्माण उत्सव है ना ये उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। कह रहे कि भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा? तो $200 का ऋण देगा अगर बात करते हैं यहां पर साथियों मुझे बताइए।
तो अंगोला को देगा। अंगोला आपका साथियों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके कहां 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? ये आयोजन साथियों मुंबई में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश में रखी गई है। डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण की रेंज की आधारशिला जो रखी गई है वो आंध्र प्रदेश में ही रखी गई है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा आपसे जा रहा है कि मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। मोहम्मद असीम मलिक इनका नाम है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनसुख मंडाविया ने ही खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन जो किया है वो अरुणाचल प्रदेश में किया है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा बना है बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। कह रहे कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है? तो साथियों नई दिल्ली में हुआ है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए साथियों कि ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी सवालों को आप लोग बहुत अच्छे नजर से साथियों देखते जाइए। ऐसी नजर से देखिए कि सवाल आपको यहीं तैयार हो जाए, बाकी दोबारा पढ़ने की आपको कोशिश ना करनी पड़े। चलिए, तो कहने के भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कहने के किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों माइक वाल्टज की अगर हम बात करते हैं तो माइक वाल्टज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। उसके बाद देखिए करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। तो कहां पर साथियों किया है? तिरुवनंतपुरम में किया है। तिरुवनंतपुरम में किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? तो साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा आपसे जा रहा है कि विष्णु प्रसाद का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो साथियों कौन थे? वो एक अभिनेता थे, विष्णु प्रसाद जी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि हाल ही में हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इनका नाम साथियों के रामकृष्ण राव है और यही साथियों हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। मुख्य सचिव के पद पर साथियों ये हो गए हैं। कह रहे कि पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो मैं कहूंगा किस राज्य की बात चल रही है? मध्य प्रदेश की बात चल रही है। पराली जलाने पर साथियों किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। उसके बाद देखिए करके केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला सवाल देखिए साथियों यहां से अब आपके सामने लगभग साथियों 100 क्वेश्चंस के बाद आपके सामने अब मैथ के क्वेश्चंस यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं। आप भी बहुत अच्छे तरीके से इनको देखिएगा और समझिएगा। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि 93% साथियों विद्यार्थी क्या पास हुए? तो जाहिर सी बात है 7% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। कहने के 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हुए साथियों? 7%। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 9275 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर 7% 9275 है तो 100% कितने होंगे? क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% ही तो होगी। तो साथियों 1% कैसे हो जाएगा? देखिए जरा 9275 बटे 7 ये आ गया 1% की वैल्यू। अगर आप इसका 100% की वैल्यू बनाना चाहते हैं तो 100 से इधर गुणा कर दीजिए और 100 से इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7 से अगर कट करें तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 7 पंजे 35 हो जाएंगे। तो 1325 और 00 इधर, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं 1,32,500 आपका जवाब हो जाएगा। और 1,32,500 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी के अंक से 30 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, 30 अंक ज्यादा प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। देखिए अगर कभी को यहाँ पर 75% एक बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे बच्चे को, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, उसे 7% अंक अधिक उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि 60% और 75% का अगर अंतर करोगे तो कितना आएगा साथियों, मैं कहूंगा 15% आएगा। लेकिन ये 15% जो है ना, ये 30 अंकों के बराबर है। तो जब 15% की वैल्यू 30 है तो कुल मिला के अगर बात करें परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होते हैं साथियों, 100% होते हैं। तो 15% 30 है तो 100% कितना होगा, ठीक है, ये आपका आ गया 1%। 100% बनाना है तो 100 से साथ तो इसको गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 की 100 से कराओगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, 200 होंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ब खरीदता है, ठीक है, कह रहे उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च हो जाते, 2320 रुपए का तो वो बल्ब खरीदता है, लेकिन उसकी मरम्मत कराता है तो 180 रुपए और खर्च हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको 2400 रुपए में बेचता है, तो कह रहे कि कितने रुपए की हानि होगी। तो 2320 रुपए में खरीदता है और 180 रुपए उसमें और लगाता है, तो बल्ब उसको कितने का पड़ जाएगा साथियों, बल्ब उसको पूरे के पूरे 2500 रुपए का पड़ जाएगा। यानी कि बल्ब पड़ा है 2500 रुपए का और वो उसको बेच रहा है साथियों कितने रुपए का, 24 रुपए का। तो कितने का घाटा हो रहा है, उसको 100 रुपए का घाटा हो रहा है। तो कह रहे कि उसी हानि को 100 रुपए को प्रतिशत में बदल कर बताओ। तो प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा लगानी पड़ती है। नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, यानी कि वो बल्ब उसको कितने रुपए में पड़ा था, तो मैं कहूंगा 2500 रुपए में साथियों पड़ा था। इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 4% की इसको हानि हुई। 4% कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि 7200 रुपए को PQR क्या साथियों तीन लोगों के बीच बांटा जाता है। और कैसे बांटा जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं PQ और साथियों R। देखिए अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें कैसे मालूम होना चाहिए, हमें ये सही से नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बटे वगैरह में लिखे हैं ना, तो बटे वगैरह में साथियों नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सही तरीके से एक बार सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि जो 1 यानी कि ठीक 1/2 इसको प्राप्त है, इसको 4 प्राप्त है तो 4/1 लिख दो, इसको कितना प्राप्त है 3/2 इसको प्राप्त है। तो हमें साथियों हम सही तरीके से अगर करेंगे तो पता नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, 2 ही हो जाएगा। तो 2 हम इसमें सम में गुणा कर देंगे, सम में साथियों 2 की गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अब पी आपका कितना निकल आया 1, ठीक है। ये क्या है, ये 1 था तो ये तो गुणा हो जाएगा 8 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा। यानी कि ये पता क्या निकला है, ये P अनुपात Q अनुपात R निकला है। तो कहा यह जा रहा है कि R का हिस्सा कितना होगा, भैया R का हिस्सा 3 है। अच्छा टोटल धनराशि कितनी है, 7200 है। किसकी पूछी जा रही, R की धनराशि 3 पूछी जा रही। नीचे इन सबका योगफल आ जाएगा, 8 3 11 और 1 12, यानी कि 12 यहाँ पर आ जाए, 12 5 60, 12 6 72 हो जाएगा। तो 603 कितने होते हैं साथियों, 1800 रुपए होते हैं। यानी कि आर का हिस्सा कितना निकलेगा, 1800 रुपए निकलेगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या होगा। कह रहे कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यानी कि एक रेलगाड़ी मान लीजिए ये है, ये इधर आ रही है, और विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी ये है, ये भी साथियों इसकी तरफ आ रही हैं। कह रहे कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, यानी कि इसकी भी साथियों लंबाई 320 मीटर है और इसकी भी लंबाई कितनी है, 320 मीटर है, ठीक है। कह रहे कि वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो वो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो कुल मिला के साथियों चाल आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय होता है चाल बराबर, आपको भी पता है। अच्छा कभी भी अगर 2 रेलगाड़ियां हैं
तो दूरी पता क्या हो जाएगी साथियों, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। दोनों रेलगाड़ियों को प्लस करना पड़ेगी, यानी कि 320 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। यानी कि दूरी जो निकल कर आएगी वो 640 निकल कर आएगी। और समय तो यहां पर दे ही रखा है आपको साथियों, 18 सेकंड का यहां पर ये समय आपको दे रखा है। तो चाल पूछी जा रही है तो दूरी बता दो, चाल बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होना नहीं चाहिए। लेकिन चाल की अगर बात करें तो ये साथियों चाल आपकी जो निकलेगी ये दोनों की एक तरीके से निकलेगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो चाल साथियों यहां पर आपकी 2x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डबल किया है, ठीक है। तो दूरी कितनी है साथियों, दूरी 640 निकली है आपकी, 640 निकली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 640 मीटर। और समय आपका कितना दे रखा है, 18 सेकंड का साथियों समय दे रखा है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें x का मान निकाले तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 से इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 320 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 320 बटे 18 आ चुका है यहां पर, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको साथियों किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हम बदलेंगे तो 320 बटे 18 को 5 बटे 18 से नहीं बल्कि 18 बटे 5 से गुणा कराएंगे। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा होता तो 5 बटे 18 से गुणा कराते। इसको कैलकुलेट करो, 18 से 18, 5 छंग 30, 5 चौक आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों 64 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल निकलेगी। तो रेलगाड़ी की, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी जीती, ये डबल आ रहा था इसलिए हमने 2x लिया था। तो 64 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां से साथियों इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द गिवन ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल। हाँ देखिए, ग्रुप ऑफ द पीपल मूविंग टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डिजर्ट। तो यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या इसका आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। यानी कि कुल मिला के लोगों का एक समूह है साथियों, वो कहीं पर जा रहा है, ठीक है, तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, ये कुल मिला के आपको साथियों बताना है। तो उसको एक कहते नहीं भाई, एक कारवा है, बहुत सारे लोग एक जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको कैरावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोगों के समूह को जो कहीं मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसको साथियों कैरावन कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एंटोनिम्स आपको बताना है एराउज वर्ड का। तो साथियों एराउज का मतलब क्या होता है, एराउज का मतलब होता है साथियों किसी को भड़का देना। क्या, किसी को भड़का देना, ये एराउज का मतलब होता है। तो इसका उल्टा आपको बताना, यानी कि किसी को क्या करना साथियों, किसी को एक तरीके से शांत करना, ठीक है, किसी को शांत करना, किसी को साथियों रोकना। तो उसको क्या, रोकने को, शांत करने को अलर्ट कहेंगे, नहीं थ्रिल कहेंगे, नहीं प्रोवोक कहेंगे साथियों, नहीं एक तरीके से सीज कहेंगे। जैसे कि आपने सुना अभी सीज फायर लगा हुआ है, यानी कि जो फायर वगैरह उसको रोका गया, उसको शांत किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाएगा, शीत। शीत का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, रोकना, उसको ठहराना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको बताना है साथियों मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है जो अंडरलाइन वाला साथियों वर्ड है। तो बता दीजिए साथियों इसकी जगह पे कौन सा वर्ड आपका आएगा अफेक्शन की जगह पर। देखिए द कलेक्शन एंड अफेक्शन ऑफ रेन वाटर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। तो मैं कहूंगा रेजोल्यूशन आएगा, नहीं, ठीक है, या एक तरीके से कंस्ट्रक्शन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं कहूँ यूटिलाइजेशन आएगा। पूरा सेंटेंस आपका बनेगा द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि शी वाज, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताने, इस खाली जगह में क्या आएगा। शी वाज ऑट टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड एट द नेबर्स प्लेस दैट मॉर्निंग। तो यहां पर आपको बताना है साथियों क्या आएगा, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्यूरियस आ जाएगा। क्यूरियस का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है जिज्ञासु। क्या इसका मतलब होता है, जिज्ञासु, यानी कि सीता वाज क्यूरियस,
टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड एट द नेबर्स प्लेस दैट मॉर्निंग। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये साथियों 110 सवाल आप लोगों ने देखे। यहां पर करंट अफेयर के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस ले लिए गए थे, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए और मैथ के 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 5-5 क्वेश्चंस रहे। तो कुल मिला के साथियों ये सवाल आपको मैं दे रहा हूं आपके कमेंट सेक्शन के लिए। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। कहने के एक इडियम है वर्कड लाइक ए ड्रीम। क्या साथियों? वर्क लाइक ए ड्रीम यानी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।